आओ देखो, आज हम लोग पढ़ते हैं तीसरा। देखो, समांतर क्रम देख लिए थे, श्रेणी क्रम भी देख लिए थे, तीसरा बचा हुआ था मिश्रित क्रम संयोजन। कांतिपाल कहाँ गई? अच्छा, आओ सुनिए। देखो, मिश्रित क्रम संयोजन में क्या करते हैं, उसमें समांतर होता भी है, मतलब n सेलों को श्रेणी क्रम और समांतर दोनों बनाते हैं। तो इसका फिगर पहले देखोगे ध्यान से, उसके बाद बनाओगे। चलो अब देखो, इसमें देखो क्या है, श्रेणी और समांतर दोनों बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ। देखो, ये इस तरफ से, देखो यहां से अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करो, देखो यहां से चलते चले जाओगे तो ये पूरा श्रेणी क्रम बनेगा। और इसमें कितने सेलें जुड़ी हुई हैं? डॉट डॉट का मतलब n सेलें जुड़ी हुई है। और उसके बाद देखो, अगर ऐसे आप श्रेणी क्रम में जोड़ते चले जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी ना, ये पूरे जो सेल हैं अपने आप समांतर क्रम में बन जाएंगे। इस तरह से n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसी तरह से m सेल या m पदों तक या m पंक्तियों तक समांतर क्रम में सेलों को जोड़ दिया गया है। देखो, ये श्रेणी क्रम में जुड़ करके समांतर क्रम बनाती है। तो इसमें धारा मान लो आई प्रवाहित हो रही है, और इस बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर है, यहां से जाएगी। अब देखो, यहां पर दो चीज हल करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इसकी बात करें, मतलब इस लाइन की बात करें, तो इसमें जो सबका विद्युत वाहक बल है क्या है, कैपिटल ई है। अब आप जानते हो कि जो श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, कुल विद्युत वाहक बल एन ई होता है ना, इसके पहले हम लोग यही सीखे हैं। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, एन होता है। तो अब देखो, लेकिन जब हम लोग समांतर क्रम पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये बताए थे कि जो चूंकि विद्युत वाहक बल सेम होता है, चूंकि जितने भी सेल जुड़े होते हैं एज ए बैटरी वर्क करते हैं, इसलिए सबका विद्युत वाहक बल सेम होगा। तो अगर सब देखो, यहां से ये सबका विद्युत वाहक बल अगर एन ई होगा, तो समांतर क्रम में जितने भी सेल जुड़े होंगे सबका विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये होगा। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध एन आर है। अब देखो, अगर इस लाइन के लिए या इस सीरीज के लिए कुल प्रतिरोध या कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एन आर है। तो अब चूंकि एन आर एन आर एन आर एन आर सबका होगा कि नहीं, चूंकि सब सीरीज में सबका एन आर होगा, तो ये सारे जो सेल है ना, सब समांतर क्रम में बनेंगे। और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं 1/r करके निकालते हैं, ये होगा 1/n r। और कितना होगा, एन आर 1/n r। ये कितने कब तक कहां तक जाएगा, यम पंक्तियों तक या यम पदों तक जाएगा। ठीक है, ये होगा। मतलब मेरा बताने का सिर्फ यही था कि पूरा विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए दोनों के लिए समान होगा, और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, एन आर होगा। और चूंकि ये एनआर सभी आंतरिक प्रतिरोध मिलकर के समांतर क्रम बनाएंगे, समांतर क्रम में कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, समांतर क्रम में यम पंक्तियों तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यही हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, लिख दे इसको, ये मतलब ये ऐसा क्रम होता है, लिखो चल। मिश्रित क्रम, इस प्रकार के संयोजन में यन से ले श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं, जो जो आगे चलकर समांतर क्रम के रूप में समांतर क्रम के रूप में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये अब यहां माना सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़े ये सेल का आंतरिक विद्युत वाहक बल है। सेलों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल NE और आंतरिक प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होगा। चूंकि ये मतलब NR प्रतिरोध m पंक्तियों तक या m पदों तक समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि समांतर क्रम में जुड़े आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R1 हो तो अब यहां से देखो R1 हो तो 1 में R1 इक्वल टू होगा 1 में NR 1 NR ये कितने पदों तक? m पदों तक। हाँ, m पदों तक, ठीक है। और 1/r यहां से निकालोगे 1 में R1 इक्वल टू, अगर m पदों तक जोड़ोगे तो ऊपर रहेगा m अपान में नीचे आ जाएगा NR। यहां से आप R1 निकालोगे ये हो जाएगा NR अपान में m। तो ये जो होगा समांतर क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा NR अपान में m होगा। यह समांतर क्रम में जितने प्रतिरोध जुड़े हैं जो तुल्य प्रतिरोध होगा इतना होगा। लिखो जल्दी से, लिख लिए। देखो ये था समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 जो है ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। अगर हम लोग परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना होगा? देखो ये तो था पूरा प्रतिरोध यहाँ का आ गया और बाहर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये NR अपान में m प्लस R, ये लिखने चल रहे हैं। अब लिखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध बराबर होगा NR अपान में m प्लस क्या होगा? कैपिटल R। NR अपान में m प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल R, ये होगा, ठीक है। अब आप प्रवाहित धारा निकाल लो, कितनी धारा बह रही है? प्रवाहित धारा स्मॉल I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल है NE और कुल प्रतिरोध ये हो जाएगा NR अपान में m प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो यहां से I बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा NE अपान में, इसका गुणा कराएंगे तो NR होगा, इसका इसमें कराएंगे तो MR होगा, और m नीचे होगा तो ऊपर लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा MN अपान में क्या होगा? ये परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखो हमें क्या करना होता है, चाहे भैया श्रेणी क्रम जोड़े चाहे समांतर क्रम जोड़े, हमेशा अधिकतम धारा प्राप्त करना होता है ना, अधिकतम धारा। तो इसमें अधिकतम धारा कैसे मिलेगी? तो अधिकतम धारा के लिए लिख रहे हैं
अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए इसका मान बहुत कम होना चाहिए। ये एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अच्छा देखो, अब ये थोड़ा इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। एन आर अपान में क्या है, एम आर। इसको ऐसा लिख सकते क्या, थोड़ा सा देखो, रूट में एन आर और माइनस रूट में एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट में एम एन और स्मॉल एन कैपिटल आर, ऐसा लिख सकते क्या? हाँ, आउट ऑफ कवरेज एरिया लिख सकते ना, लिख तो सकते हैं, वो तो बात सही है। लेकिन देखो मैं इसी को एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, आप इतना आएगा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको तोड़ोगे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, एन आर, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, माइनस 2 ए बी होता है। 2 ए का मतलब ये है एन आर इंटू ये क्या है, क्या, हाँ बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। हाँ तो वही तो लिख रहा हूं कि आप लोग ज्यादा समझ रहे हो। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बच कितना रहा है, इसी को चेंज किया गया, क्यों, मिनिमम इसका मान न्यूनतम दिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ अच्छा है वो जो भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखते, लेकिन ये एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम तभी होगा जब जब रूट एन आर अपान में एम आर का होल स्क्वायर का भी मान न्यूनतम हो, न्यूनतम न्यूनतम हो। देखो यहां पर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का न्यूनतम मान नहीं निकाल सकते हो, तो इसका मान न्यूनतम कब होगा, जैसे अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो उसका मान न्यूनतम मान लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू पूर्ण वर्ग है तो निगेटिव आ ही नहीं सकती है। अगर निगेटिव नहीं आ सकती तो उसको जीरो के बराबर करना होगा, या उसको लिखते नहीं है, इसको जीरो के बराबर डाइट करते हैं, एन आर माइनस, लेकिन याद रखिएगा इसका मान, चूंकि ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव नहीं होगा तो इसको हमें जीरो के बराबर करना होगा। ये तो एन आर इतना होगा, इसका होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, वर्गमूल ले लो तो ये हो जाएगा एन आर माइनस एम आर बराबर क्या होगा, जीरो। इसको उधर भेज दो, रूट में एन आर उधर जाएगा रूट में, वर्गमूल से वर्गमूल गया, ठीक है, बचा कितना, हाँ एन आर बराबर स्मॉल एम कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर का मान निकाल लो तो आएगा एन आर अपान में, इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, याद करिए इसके पहले जस्ट हम लोग आर वन बराबर लिखे थे एन आर अपान में एम। ये देखो अगर हम लोग श्रेणी और समांतर मतलब मिश्रित क्रम में प्रतिरोध सेलों को जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम धारा तभी प्राप्त होगी जब बाहर ये जो बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बराबर हो जाए। कब प्राप्त होगा, जब बाह्य प्रतिरोध, जो बाह्य प्रतिरोध है कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाए, तभी ज्यादा होगा। ठीक है, लिखो इतना, तो यहाँ लिखो, अतः इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि कि मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम में क्रम में धारा का मान अधिकतम तभी होगा जब जब
बैटरी का कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसके आगे ये पढ़ाएंगे। ये तो था विद्युत वाहक बल समान था ना। अब अगर मान लो विद्युत वाहक बल अलग अलग हो जाए, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो जाए, तब कैसे होगा? तब कैसे होगा बताओगे? अब देखो इसमें कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन जब सेलों का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर अलग अलग हो तो पहला पहला हम बनाते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में देखते हैं धारा कितना मिलती है, या श्रेणी क्रम। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, इसका इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इसमें धारा आई आ रही है, और इसका जो आंतरिक विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 है। इसी से एक सेल और जुड़ा हुआ है, ये इसका मान लेते हैं जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R2 है। और ये इस जहां ये दोनों जुड़े हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है, P है, और इधर वाला पॉइंट क्या है, C है। अच्छा, इन्हीं दोनों को मिलाकर के एक सरल परिपथ बनाते हैं। देखो दोनों मिलाएंगे AC होगा, इस पर हो जाएगा A और लास्ट में हो जाएगा C, और इसका पूरा जो प्रतिरोध है वो होगा स्मॉल r, और कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, कैपिटल E। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जब विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे, श्रेणी क्रम में तब अलग सॉल्व होगा, समांतर क्रम में अलग सॉल्व होगा। तो इसका मान लेते हैं ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R2 है। अब देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ये जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध जो जानते हैं वो होता है V बराबर E माइनस आई आर। ए बी हो गया और हो गया बी सी और हो जाएगा ए सी। देखो हम लोग इस पहले सेल के लिए लिखते हैं, पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए इस पहले सेल के लिए विभव निकालते हैं, क्या होगा, वी ए बी ना, और ये होगा, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो ये होगा, और अगर हम लोग पहले सेल के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, E1 माइनस आई, इसमें धारा आई जा रही है, और इसका प्रतिरोध कितना है, R1। दूसरे सेल के लिए लिख दो बी सी, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये VB माइनस क्या होगा, VC बराबर ये क्या होगा, E2 माइनस IR2। इसी तरह से हम लोग AC निकालेंगे। ठीक है, AC बराबर क्या होगा बताओ, AC बराबर होगा VA माइनस बराबर, अब तुम लोग बोल रहे हो मतलब समझ में आ रहा है इसके बाद। अब यहाँ देखो, अब अगर देखो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, इसको अगर ऐसा लिख दे VA माइनस VB और ये कर दे प्लस VB माइनस VC, देखो सॉल्व करने पे इतना मिलेगा कि नहीं, देखो VB कट जाएगा, बचे कितना, देखो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा ये, और उसके बाद इसकी वैल्यू रखते हैं IR2। ठीक है, तो यहां से आगे चलते थोड़ा सा, VAC बराबर, और लिखिए देखो E1 प्लस E2 एक साथ कर लो, E1 प्लस E2 एक साथ हो गया, देखो दोनों प्लस में है, और इन दोनों में से माइनस कॉमन करके I भी कॉमन कर लो, माइनस I कॉमन कर लो। अगर माइनस I कॉमन करेंगे तो कितना होगा, R1 प्लस R2। ये तो था कि इस इन दोनों सेलों के लिए जो VC होगा वो होगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब इस सेल के लिए निकालोगे जरा सा VAC, देखो
VAC होगा। और उसके बाद देखो जो विभव बराबर होता है V बराबर होता है E माइनस आई आर, इसका E है और इसमें धारा क्या जा रही है, I जा रही है, ठीक है। और यहां से होगा I, प्रतिरोध कितना है ये, इन दोनों की ना समीकरण 1 समीकरण 2 इसकी तुलना कर दो, यहां से तुलना करने पर तो E बराबर आपको क्या मिलेगा बोलो। हाँ कहाँ, अच्छा ये वाला, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको थोड़ा सा धीरे से बोला था ना, चूंकि इसमें रिकॉर्ड होता है, इसका मैंने ये बोला था थोड़ा इसको समझो, मैं बता रहा हूँ ना कहाँ मिस्टेक हम लोग से हुई है, ये बोले थे। ये फॉर्मूला यही होता है, मुझे लगता है वहां हम लोग से गलती हो गई है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, V बराबर E माइनस आई आर। अभी मैं बता रहा हूँ ना कैसे होता है ये ना, अब इसको मान के चलोगे, इसको अभी उसको, हाँ उसको थोड़ा सा स्टॉप रखोगे अपना, तो यहाँ से V बराबर E माइनस आई आर, तो ये सारी चीजें यहाँ से होगा, इतनी देर में बोल रहे हो, तो E बराबर कितना होगा, E1 प्लस E2, यहां से देखो I से I गया, R बराबर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा, और यहां से R बराबर R1 प्लस R2 हो गया, E1 बराबर E2 हो गया। और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध निकालोगे, कुल प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, ये हो जाएगा R। और हम लोग धारा निकाल लेंगे, धारा I बराबर ये होता है, हाँ विद्युत वाहक बल, ये E1 प्लस क्या है E2, और कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस R1 प्लस R2। तो ये होता है जब हम लोग मिश्रित क्रम में सबसे पहले श्रेणी क्रम सॉल्व करते हैं, इतनी धारा जाती है ना, इसको यहाँ से नोट डाउन करोगे, इसको मैं बता रहा हूँ ना, यही फॉर्मूला लिखोगे, इसको बता रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, अब दूसरा जो है ना समांतर क्रम, लास्ट क्रम है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रख लीजिए, दूसरा है समांतर क्रम। क्या हुआ, देखो अब इन दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, इन दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, हाँ ठीक है। और अब देखो यहाँ ये हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ पर इसका जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो होगा E1, ये होगा R1, और ये होगा E2, ये होगा R2। इसमें से धारा आई जा रही है, अगर जब इस वाले तार में जाएगी, यहाँ इस वाले सेल में जाएगी, धारा I1 होगी, और इस वाले में जाएगी क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। और इस पूरे सेल को ना एक तुल्य सेल से या एक हम लोग एक अलग सेल से प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, जिसमें केवल और केवल एक सेल होगा और एक आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये हो गया A, ये पॉइंट बी हो गया, यहां से धारा आई आ रही है, इसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब हम लोग इसी को वहां बना दिए हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, इन दोनों सेलों को समांतर में जोड़ दिया गया और इन सेलों को केवल एक सेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। अब हम लोग क्या, वहां पर आई, ये सॉरी, ये धारा आई बह रही है, ये धारा आई, और ये हाँ कोई बात नहीं है ना, ये इसमें धारा जाएगी तो I1 हो जाएगी, इसमें I2, अगर कोई एक आध और होता तो I3 I4 ऐसे बढ़ जाता। तो हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं, पहले सेल के लिए लिखते हैं, पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए VAB बराबर होगा, VAB बराबर निकालते हैं, ये होगा E1 माइनस I1 R1, ठीक है, VAB बराबर I1 R1, और यहां से I1 की वैल्यू निकाल लो, I1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो इसको यहां लेके आओ, ये हो जाएगा, यहां से लिखते हैं ना सही रहेगा, I1 बराबर ये हो जाएगा E1 माइनस VAB अपान में R1, ठीक, ये हो गया I1 की वैल्यू।
दूसरा, दूसरे सेल के लिए I2 बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा E2 माइनस VAB अपान में क्या होगा, यही से मैं लिख दिया हूं, अगर आप लिखोगे तो ऐसे VAB बराबर हो E2 I2 R2, ये हो जाएगा इतना। पहले सेल के लिए धारा I1, दूसरे के लिए I2, पहले के लिए विद्युत वाहक बल E1, दूसरे के लिए इतना। तो देखो दोनों सेलों के लिए VAB है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2। कुल धारा निकालते हैं, कुल धारा I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2। तो I बराबर I1 की वैल्यू रख दो E1 माइनस VAB अपान में R1 प्लस E2 माइनस VAB अपान में क्या होगा R2, ये हो जाएगा। I बराबर, इसको अलग अलग कर लो, E1 अपान में R1 माइनस VAB अपान में R1 प्लस E2 अपान में R2 माइनस VAB अपान में R2, ये हो जाएगा। तो ये I बराबर, इसको अलग करो, ये वाला अलग कर लो, E1 अपान में R1 प्लस E2 अपान में R2 और माइनस यहाँ से VAB कॉमन करेंगे, 1 अपान में R1 प्लस हो जाएगा 1 अपान में R2। ठीक है, I बराबर, इसका गुणा कराओ, ये हो जाएगा E1 R2, ये E2 R1 अपान में क्या होगा R1 इंटू R2 और VAB, इसका गुणा कराओगे तो R1 प्लस R2 अपान में क्या होगा R1 R2। ये समीकरण नंबर इसको 1 मानो। अब अगर इस प्रतिरोध के लिए यहां से, अच्छा ठीक है, ये धारा हो गया, यहां से ना VAB का मान निकालो, VAB का मान निकालो तब सही रहेगा। VAB उधर जाएगा, हाँ यहां से VAB निकालते हैं तो ये इधर आएगा I, ये देखो इसको पूरा इधर लेके आ रहे हैं, प्लस VAB R1 प्लस R2 अपान में R1 R2 बराबर कितना होगा E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 R2। यहां से इसको I को उधर भेज दो, R1 R2 अपान में R1 R2 बराबर ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2 माइनस ये हो जाएगा I, और यहां से VAB निकालेंगे तो ये इधर गुणा उधर जाएगा तो पूरा भाग हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो भाग करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख दिया जाए एक भाग करा के, देखो ये इधर इधर देखो, ये वाला इधर आएगा तो भाग होगा, भाग का मतलब ये चला जाएगा ऊपर ना, ये ऊपर जाएगा R1 R2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा R1 प्लस, लेकिन इसमें जब इसमें भाग होगा ना, ये R1 R2 ऊपर जाएगा, नीचे क्या रहेगा R1 प्लस। डायरेक्ट लिख दें तो मतलब समझ रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट बराबर देखो यहां से होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में हो जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे होगा माइनस I और इसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 अपान में R1 प्लस, ये हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा, ये तो था इस सेल के लिए विभवांतर ना, इन दोनों सेलों के लिए विभवांतर, कुल विभवांतर इतना होगा, और इस सेल के लिए विभवांतर निकाल लो, इस सेल के लिए ये होगा VAB बराबर, यहां पर है E, ठीक, और I, प्रतिरोध कितना है R, तो E की तुलना कर दो, E बराबर तुलना करो तो कितना मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में कितना होगा R1 प्लस R2। देखो I से I गया तो R बराबर कितना मिलेगा R1 R2 अपान में R1 प्लस
R2 ये होता है, मतलब ये इतना विद्युत वाहक बल मिलेगा, इतना क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ तक लिखो, एक दो लाइन और बचा है बस। ये देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, E है और क्या है R है। E विद्युत वाहक बल है, ये क्या है प्रतिरोध है। विद्युत वाहक बल मतलब क्या है विभवांतर है, और इसका मतलब क्या है प्रतिरोध है। विभवांतर और प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आई होता है। मतलब धारा निकालने चल रहे हैं हम लोग। देखो धारा कैसे निकलेगा, ई अपान में आर से। ई अपान, अब देखो यहाँ पर ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में क्या होगा R1 प्लस R2। आर की वैल्यू रख दो, कितना है अपान में ये। अब जान रहे हो ना, यही इसके पहले हुआ था कांति। देखो यहां से ये वाला ऊपर जाएगा कि यही डायरेक्ट काट दूं मैं, डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। ये तो ई अपान में आर इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपान में कितना होगा, अलग अलग कर दीजिए। ई अपान में आर E1 R2 अपान में R1 R2 प्लस E2 R1 अपान में R1 R2। इस कैसे ना अलग करोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, फिर वही आप पूछते बाद में। हाँ तो ये इससे कट गया है, ये इससे ये कट गया है। तो E अपान में R इक्वल टू E1 अपान में R1 E2 अपान में, कितना अच्छा फॉर्मूला आया है ना। R2 काट दिए, R2 कैसे काट दिए, R1 यहाँ से ये वाला ये गया तो यहाँ कितना आ जाएगा R2। अब जा रहे हो, देखो यहाँ पर दो सेल था ना, एक सेल दो सेल, तो यहाँ पर देखो कितना आया है E1 R1 E2 R2। अगर तीन सेल होगा तो, चार होगा तो, पांच होगा तो, अगर इसी तरह से n सेल हो जाए तो क्या करोगे, n सेलों के लिए लिख दे। अब n सेलों के लिए क्या होगा, E अपान में R इक्वल टू ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस डॉट डॉट कितना होगा ये, अब होता लिख लो। बस यही था आज का लास्ट, खत्म।